फूड ग्रो कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम उन इलाकों को कंसीडर करें जहाँ पे ट्रेडिशनली एप्रिकॉट होती है, जहाँ पे प्लम काश्त की जाती है, जहाँ पे पीच लगाया जाता है, जहाँ पे लीची होती है, इन तमाम इलाकों में क्योंकि चेरी भी एक स्टोन फ्रूट ही है, तो लिहाजा चेरी भी इन इलाकों में हम काश्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। सर मैं अर्ज करूं कि मौजूदा जो कंडीशंस हैं उसमें हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत चेरी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन इस एनफ फॉर मार्केट, नॉट एनफ फॉर मार्केट। मार्केट की डिमांड्स जो हैं वो लाखों टन में है, मार्केट की डिमांड लाखों टन में है, और हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टोटल 7,000 टन है, और उस 7,000 टन में से भी हम वो चेरी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे और उसे हम एक्सपोर्ट कर सके। इसके बिहाइंड में बहुत सारी रीजंस हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम वेबिनार में बैठेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। अभी अगर हम देखें कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी चेरी की, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस ये है कि चेरी को पूरी दुनिया के अंदर लवर्स फ्रूट कहा जाता है। ये इस चेरी को लवर्स फ्रूट कहा जाता है। और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं सर, आपकी आवाज जो है बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि ऑडिबल नहीं है, उन्हें ब्रेक हो रही है। तो वो जैसे अर्ज किया था कि थोड़ा फेस को करीब रखे माइक के, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या अब सही आ रही है सर मेरी आवाज? सर आपके एक्चुअली ना आवाज, आपके माइक में इशू है। आप कोई हेडफोन यूज कर रहे हैं सर? कनेक्शन में कोई इशू हो सकता है, माइक में तो कोई इशू नहीं है सर। आप हेडफोन तो नहीं यूज कर रहे सर? नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हेडफोन यूज। अच्छा चले ठीक है सर, आप कैरी ऑन करें। थोड़ा सा माइक के करीब करके थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो मेरा ख्याल ये और विजिबल हो जाएगी, लोगों को ऑडिबल हो जाएगी आवाज ना। ठीक है सर, ठीक है। तो सर अभी अगर मैं देखें कि चेरी को पूरी दुनिया के अंदर लवर्स फ्रूट कहा जाता है, और उसे समर जेम के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में चेरी के, इसकी बड़ी वैल्यू है। मार्केट के अंदर स्टोन फ्रूट्स के मुकाबले में तमाम स्टोन फ्रूट्स को अगर हम कंसीडर करें तो चेरी की डिमांड वक्त के साथ साथ सालाना बढ़ती जा रही है। मार्केट में एप्रिकॉट की इतनी डिमांड नहीं है, प्लम की इतनी डिमांड नहीं आ रही है हमारे पास, लेकिन चेरी की डिमांड हर गुजरते साल के साथ ये बढ़ती ही जा रही है। और अगर हम एक्सपेंसिव फ्रूट्स की बात करें तो चेरी एक्सपेंसिव फ्रूट्स में 7th पोजीशन पे फॉल करता है, यानी जितने भी दुनिया में कीमती फ्रूट्स हैं उनमें 7वें नंबर पे चेरी का है कीमती फ्रूट्स के अंदर। और एक एडवांटेज हमारे पास कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो केपीके के सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, मेरे पास शायद कनेक्शन का इशू है यहाँ गिलगित में, इंटरनेट इस तरह का है ना सर। सर आप जारी रखें, मेरा ख्याल ये ऐसे ही आवाज आएगी, आप जारी रखें प्लीज। अदनान साहब थोड़ा सा इसको अपनी आवाज को थोड़ा लाउड कर लें, मेरा ख्याल उनकी तरफ कनेक्शन का कोई इशू है जिसकी वजह से आवाज कम है, लेकिन ये शायद हमें ऐसे ही आज चलाना पड़ेगा सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये केपीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केपीके में चेरी लगाई जाए, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े मार्केट जहां पे 11 लाख टन चेरी खाई जाती है सालाना, 11 लाख टन चेरी खाई जाती है, उस मार्केट के बिल्कुल पहलू में है। तो केपीके के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चेरी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो फ्रेश मार्केट का जो 2021 का फ्रेश मार्केट की जो रेवेन्यू है वो $551 बिलियन की मार्केट है। और अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ये एज्यूम किया जा रहा है कि 2024 में
जो रेवेन्यू है फ्रेश मार्केट की, ये बढ़कर $726 बिलियन तक जाएगी। और इसमें चेरी का अगर हम देखें तो 2021 तक ये $55 बिलियन का बिजनेस हो रहा है सर वर्ल्ड वाइड। एक्सपोर्ट्स के अंदर चेरी का $55 बिलियन का बिजनेस हो रहा है। और ये 2022 में ये $60 बिलियन का हुआ है। और 2030 में ये $98 बिलियन का एक्सपेक्टेडली हम कर रहे हैं कि यार ये $98 बिलियन तक इसका बिजनेस पहुंचेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा कमाने वाला मुल्क है एक्सपोर्ट से वो चिली है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिस मुल्क में हो रही है वो टर्की है। ये टर्की जो है 7,35,000 मैट्रिक टन के साथ पहले नंबर पे। चाइना खुद अरबों के लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तकरीबन 4,50,000 टन से ज्यादा चेरी ये इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना खुद भी 6,80,000 टन मैट्रिक टन 6,80,000 मैट्रिक टन चेरी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके साथ ईरान का नंबर आता है जो 2,70,000 मैट्रिक टन चेरी प्रोड्यूस करता है। और पाकिस्तान जो है सर हमारा गिलगित-बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बड़ी मुश्किल से हम 6,000 मैट्रिक टन की चेरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया के अंदर मार्केट तो मौजूद है, लोग इस बिजनेस इसका 98 बिलियन तक जाने की उम्मीद है 2030 तक। तो क्या हमें एज ए पाकिस्तान इस चेरी के बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मेरा जवाब है सर हमें इस बिजनेस में जाना चाहिए। इसकी मेन वजह यह है किसी भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए नजदीक तरीन मार्केट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तकरीबन 1.5 अरब लोगों पर मुश्तमिल वो मार्केट चाइना की मार्केट हमारे बिल्कुल पहलू में है। और मजे की बात यह है कि सर यहाँ पे 11 लाख मैट्रिक टन एनुअली चेरी खाई जाती है। उस 11 लाख में से 4,50,000 मैट्रिक टन चाइना इंपोर्ट करता है, जबकि 6,50,000 मैट्रिक टन उसकी चीन की अपनी प्रोडक्शन है। और ये जो 4,50,000 मैट्रिक टन चेरी चाइना इंपोर्ट करता है, तो सर ये कोई नजदीकी मुल्क से नहीं कर रहा है, ये साउथ अमेरिका के सबसे वेस्टर्न पार्ट में जो मुल्क है चिली, जिसका चाइना से 19,000 किलोमीटर का फासला है, वहां से ये इंपोर्ट कर रहा है। और जबकि हमारा जो फासला है चीन तक, वो हम बाइक ट्रक भी जाए तो हमारे पास भी 20 घंटे का रास्ता बनता है। अगर हम चिली के मुकाबले में केपीके की पोजीशन को देखें, मार्केट से प्रॉक्सिमिटी को लेकर के देखें, तो केपीके का जो टोटल डिस्टेंस बनता है चीन तक वो तो 2,000 किलोमीटर भी नहीं है। 2,000 किलोमीटर से कम इसका फासला बनता है। तो केपीके के लिए बहुत इजी है कि वो अच्छी प्रोडक्शन करे, मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्शन करे और इस मार्केट से फायदा उठाए। और इसके साथ साथ केपीके के लिए खासकर 4 मार्केट्स और हैं। जो आपका मिडिल ईस्ट मार्केट है, जहां पे जैसे कि दुबई है, कतर है, शारजा है, आपके मिडिल ईस्ट की मार्केट है। इसके साथ फार ईस्ट की मार्केट है, चाइना समेत जापान भी आपके साथ बिजनेस कर सकता है अगर आप अच्छे चेरीज प्रोड्यूस करते हैं। आप सिंगापुर के लिए भी कर सकते हैं, आप थाईलैंड के लिए भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया में प्रोमिनेंट चेरी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लेकिन इनकी चेरी आती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। तो केपीके के लिए ये भी मुमकिन है कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मार्केट्स को एक्सप्लोर करे। और जो चिली काम कर रहा है वो 2 तरह से शिपमेंट्स हो रही हैं चिली की।
एक बाई सी शिपमेंट होती है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 22 days टू अराइव द डेस्टिनेशन उसके पोर्ट से। और दूसरा होगा सर बाई एयर कार्गो। एयर कार्गो यूजुअली टेक्स 2 days, यानी 48 घंटों में उनकी जहाज जो है ना चिली से चाइना पहुंच जाती है। अब हमारा जो मुकाबला होगा चीन के अंदर, वो हमारा मुकाबला चिली से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से नहीं होना है, क्योंकि उनकी चेरी आती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। अब जो पाकिस्तान की चेरीज का वहां पे मुकाबला होगा मार्केट के अंदर, जो मेन कंपटीटर होगा वो चाइना खुद होगा, उनकी भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो हमें चाइना के क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने ऑर्चर्ड्स को इस तरह से डिजाइन करना है, हमने वो जर्मप्लाज्म इस्तेमाल करना है जिससे हम चाइना के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेरी पैदा कर सकें। और अगर हम केपीके के अंदर जो सुटेबल एरियाज है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केपीके बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है चेरी के प्लांटेशन की प्लांट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि वो कौन कौन से एरियाज को बेहतर समझता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है, जहां खुबानी होती है, जहां सेब हो सकता है, जहां प्लम हो सकता है, जहां लीची हो सकती है, वहां पर चेरी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि चारसदा में हो सकता है, मानसरा का एरिया है, इब्राबाद और मानसरा के कुछ इलाके में कह सकता हूं कि यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। स्वात का एरिया है, दीर है इंक्लूडिंग अपर दीर और लोअर दीर, फिर चित्राल है, और इस तरह से वजीरिस्तान और बुनियर है। वजीरिस्तान का मतलब नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर इंक्लूडेड, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती है। और ये अब आते हैं सर कुछ टेक्निकल बातों की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया सर मार्केट के हवाले से कि आप कहाँ कहाँ चेरीज पहुंचा सकते हैं, और फिर आपके कंपटीटर्स कौन हो सकते हैं, नियरेस्ट मार्केट आपका कौन सा होगा, और फिर आपके कौन से एरियाज जो हैं केपीके के चेरी के लिए बेस्ट सुटेबल हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ चेरीज। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया सर। अब सवाल ये है कि हम केपीके में किस तरह के ऑर्चर्ड्स लगाएं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, केपीके के अंदर जो मैंने देखा है, कुछ एरियाज तो बिल्कुल प्लेन एरियाज हैं, वहां आप जिस तरह का भी ऑर्चर्ड चाहें लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह का ट्री सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर अब मैं ट्रीज की बात करूं तो दुनिया के अंदर एक तो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स का रवाज है, दूसरा हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है, तीसरा जो है सर आजकल चीन के अंदर और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर टनल फार्मिंग कहें या इसे आप ग्रीन हाउस फार्मिंग कहें चेरीज की, ये भी होने लगी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं। आप अपने ऑर्चर्ड को मद्देनजर रखते हुए, अपने ख्वाहिश को और अपने इलाके की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब आप ऑर्चर्ड बनाने जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप स्टैंडर्ड ट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हाइट जो है वो 6 से 8 मीटर तक जाती है। और दूसरा जो है सर हमारे पास आजकल सेमी ड्वार्फ चेरीज हैं, और फिर ड्वार्फ या स्मॉल साइज चेरीज हैं। ये दोनों एग्जाम हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आपने अगर आपके वहां पेस्ट इन्फेस्टेशन ज्यादा है, यानी इंसेक्ट्स ज्यादा अटैक करती हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे ड्वार्फ या स्मॉल साइज की चेरीज या सेमी ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चेरीज को इस्तेमाल करें, ताकि उनको आप फिजिकली इंसेक्ट से या पेस्ट से बचाने के काबिल हो सके। और फिर अगर केपीके को आपकी टोपोग्राफी डिसाइड करेगी कि आपने ऑर्चर्ड किस तरह का लगाना है। आपने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड लगाना है, आपने हाई डेंसिटी प्लांटेशन का ऑर्चर्ड लगाना है, या आपने टनल या कवर्ड ऑर्चर्ड लगाना है। तो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स के लिए आपको स्टैंडर्ड ट्रीज इस्तेमाल करने हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन वाले ऑर्चर्ड्स के लिए आपने सेमी ड्वार्फ या ड्वार्फ प्लांट्स इस्तेमाल करने हैं। और टनल या कवर्ड ऑर्चर्ड्स के लिए सीधी सी बात यह है कि आप सेमी ड्वार्फ या ड्वार्फ प्लांट्स का इस्तेमाल
करेंगे। अब हम आपको इस सेशन में ये भी बताएंगे कि यार ये जो हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड चेरीज हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर ये ड्वार्फ या सेमी ड्वार्फ हम पौधे इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो वैल्यू चेन के हवाले से क्वालिटी ऑफ फ्रूट सबसे पहले आता है कि यार क्वालिटी ऑफ फ्रूट में हम बेस्ट जो ऑप्शन है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों को बेहतर अंदाज में इन ऑर्चर्ड्स को मैनेज करते हैं, ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, तो हम डॉलर्स में कमा सकते हैं। यानी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान हम क्या कर रहे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में चेरी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद उस चेरी को हम लेकर जा रहे हैं पिंडी में, इस्लामाबाद में या कराची तक। तो ये पाकिस्तान के अंदर का पैसा ही हमारे पास आ रहा है, पाकिस्तान से बाहर का कोई पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है अभी कि हमने पाकिस्तान से बाहर का पैसा लाना है। तो जब तक पाकिस्तान से बाहर का पैसा हम नहीं लाएंगे, हम मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान में अपने हॉर्टिकल्चर को तरक्की दे सकते हैं। तो ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि सर आपके पास कौन कौन से इलाके जो है ना बेस्ट सुटेबल है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि चेरी के पौधे की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चेरी के पौधे की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम क्लाइमेटिकल रिक्वायरमेंट्स या सॉइल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो ये क्लाइमेटिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये सर ये कोल्ड क्लाइमेट को पसंद करता है चेरी का पौधा। एनुअल रेनफॉल जो है वो 125 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीप सैंडी लूम सॉइल होनी चाहिए जिसका पीएच जो है 6.5 से 7.0 तक होनी चाहिए। ये तो मतलब जब आप काम शुरू करेंगे तो फिर उस वक्त सॉइल टेस्ट लेकर, अगर सॉइल टेस्ट लेकर ये सुटेबल नहीं भी है तो हम सॉइल के पीएच को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और वहां पे मैंने देखा कि जैसे मानसरा के अंदर, एबटाबाद के अंदर आपके जो इलाका है वो हिली एरिया है, तो वहां पे प्लांटेशन कैसी होनी चाहिए। वहां पे जो प्लांटेशन होगी वो यकीनी बात है वो मैदानी इलाकों की प्लांटेशन या वहां के ऑर्चर्ड्स से बहुत डिफरेंट होगी। वो उस तरह की प्लांटेशन या ऑर्चर्ड्स नहीं हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे कि मैंने इटली में भी देखा है और आगे पेरू के अंदर भी मैंने देखा है कि ये काउंटर मेथड को इस्तेमाल करते हैं। काउंटर मेथड जो ऊपर से स्लोप के ऊपर सॉइल डिस्टरबेंस को मिनिमम रखते हुए वो प्लांटेशन करते हैं। तो एक तरीका ये है, और दूसरा जो हमने थाईलैंड में देखा है टेरेसेस बना के, जैसे कि हुंजा में भी ये मेथड अप्लाई होता है, कहीं कहीं पर गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर होता है, टेरेसेस बनाकर उसके ऊपर प्लांटेशन की जाती है। तो केपीके के मेरे भाई जितने भी हैं वो अपने इलाकों के मुनासिबत से अपने जो टोपोग्राफी है उसको ज़हन में रखते हुए वो अपने लिए ऑर्चर्ड डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा वैरायटीज के हवाले से। आल्दो के इस सेशन में इन तमाम चीजों को कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हम हमारे पास कितनी वैरायटीज हैं और उसमें से बेस्ट वैरायटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो हम जहां पर फंसे हुए हैं वो असल में है ही ये वैरायटीज का इशू है। पूरे पाकिस्तान के अंदर यानी गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे पास वैरायटीज हैं वो कंपेटेबल वैरायटीज नहीं है। यानी कि चेरी का साइज बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम 28 mm तक की चेरी हमारे पास होती है, जबकि दुनिया जो है वो 32 से 34 और अब वो 36 mm तक की चेरी प्रोड्यूस करने के लिए जा रही है। जबकि हमारी जो चेरी है वो 28 mm इसका मैक्सिमम साइज बनता है। और इसकी बुनियादी वजह जर्मप्लाज्म है। हमारे पास वो जर्मप्लाज्म पाकिस्तान में नहीं है जिससे हम 28 mm से ज्यादा साइज की चेरी हासिल कर सकें।
सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस जी सर, आ आ रही रही सर, है आ रही आपकी है। बात। हाँ जी जी ठीक है सर। तो एक तो हमारा इशू है सर जैम प्लाज्म का, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। अब चीन इसके अलावा सिर्फ साइज ही एक मसला नहीं है कि हम साइज के बेस पे चेरी की कैटेगराइजेशन करते जरूर हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका फिल्मनेस। जिस चेरी की फिल्मनेस अच्छी होगी उसकी शेल्फ लाइफ इतनी बेहतर होगी, वो कोल्ड ट्रीटमेंट को इतना अच्छा बियर कर सकेगा। मिसाल के तौर पर एक चेरी अगर वो सॉफ्ट है और उसको मैं 5 डिग्री सेल्सियस के पानी से ट्रीटमेंट दूंगा फॉर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, तो उसके ऊपर क्रैकिंग आ जाती है। तो इसके लिए मैं केपीके के भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो उन वेराइटीज को प्रिफर करें जिनकी हार्डनेस, फिल्मनेस जो है वो 275 ग्राम पर एमएम से ज्यादा हो। 275 ग्राम पर एमएम से ज्यादा की अगर उसकी फिल्मनेस है तो एक पिनोमीटर होता है, उससे हम इसकी फिल्मनेस को चेक करते हैं। तो फिर आपके लिए ये आसानी होगी, आप अपने इलाके के मुताबिक अपने लिए सही वैरायटी सेलेक्ट कर सकेंगे। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो चेरी की वैरायटीज हैं उनमें जो सबसे, हमारे पास कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि हम आपको ये कह सकें कि यार ये चेरी जो है वो मर्चेंट है, ये जो है बींग है, ये टाइटन है, ये चिलियन है, ये रिजिना है, ये स्किना है। हम इस तरह से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर अभी तक पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास चेरी की आया जो बींग है आया वो वाकईतन बींग है या नहीं है। ये तो हमारी अपनी मतलब कोशिशें हैं, अपनी हमने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली है मैच करके कि जब फ्रूट होता है तो उसकी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच करते हैं और देखते हैं कि आया ये कौन से चेरी के करीब तरीन वैरायटी है। तो हमने हमारे पास जो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा जो हमारे पास वैरायटी पाई जाती है वो बीन के अड़ोस पड़ोस में, यानी बीन के करीब करीब की कोई वैरायटी है जिसके हमें खुद नहीं मालूम कि यार वो कौन सी वैरायटी है। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं। ये एक और चीज याद रखें, बीन जो बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूँ इसे बेंचमार्क इन चेरी इंडस्ट्री, बेंचमार्क है बीन। आपने हमेशा बीन वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी है जहां से दुनिया एक्सपोर्ट शुरू करती है। बीन से बेहतर साइज की जो चेरीज हैं उनको हम प्लस प्लस वैरायटीज कहते हैं, और जो बीन से कम साइज की चेरी होती है, बीन वैरायटी से कम साइज की चेरी होती है, इसको हम माइनस या नेगेटिव वैरायटीज कहते हैं। तो जो नेगेटिव वैरायटीज हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में ज्यादा है, जबकि दुनिया के अंदर प्लस साइजेस के ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि सिला है, अटीका है, लाप्रिंस है, स्कीना है, रेजिना है, स्वीट हार्ट है और स्टेको है। ये वो वैरायटीज हैं जहां चिल्ली में इनके ऊपर काम हो रहा है। जबकि चीन के अंदर जो वैरायटीज हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, वहां ब्रूक्स ज्यादा है। चीन में ब्रूक्स जो वैरायटी है वो ज्यादा है, और ये ब्रूक्स की जो वैरायटी है इस फेमस इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये जो कि चीन के अंदर उनके नवंबर दिसंबर जनवरी में फेस्टिवल्स भी होती हैं, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट जो है ब्रूक्स की वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पूरी करता है। लेकिन हमने चेरी लेकर जाना है मई जून जुलाई और अगस्त में। तो चीन के अंदर जो हमारा सामना होगा जिस चेरी के साथ, वो चीन की अपनी उनकी वैरायटीज हैं और उनका जो साइज है वो 30 mm से 32 mm के बीच में पाई जाती हैं। तो मैं अगेन जो हमारे भाई हैं केपीके के, उनसे मैं ये इल्तिमास करूंगा कि चेरी लगाते वक्त कुछ अल्फाज ट्रेडिशनली इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे यहाँ, या देसी वैरायटी है या फ्रांसीसी वैरायटी है। और मेरे भाई फ्रांसीसी वैरायटी कोई वैरायटी नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज को अर्ली बिंग,
लेट बिंग, स्टेला, मर्चेंट, टाइटन, ब्रूक्स, रेजिना और ये जो टाटारियन है, इन सबको मिलाकर गिलगित बल्तिस्तान में एक नाम दिया गया है फ्रेंच चेरीज। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं है, यानी हमारे फार्मर्स को भी नहीं मालूम और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि यार वो एक्चुअली कौन सी वैरायटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी केपीके के फार्मर्स से जो ऑर्चर्ड्स लगाना चाहते हैं, वो साइट सिलेक्शन के बाद रूट स्टॉक और उसके ऊपर लगे हुए साइन के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपने अर्ली बिंग से बेहतर वेराइटीज की तरफ जाना है, आपने स्टेला की तरफ नहीं जाना है, आपने टाइटन की तरफ नहीं जाना है, आपने ब्रूक्स की तरफ नहीं जाना है। आपने सीधे सीधे जो अच्छी वेराइटीज हैं, जो बिंग से बेहतर वेराइटीज हैं, जैसे कि एटिका है, लैपिंस है, स्कीना है, रेजिना है, स्वीट हार्ट है, आपने इन वेराइटीज की तरफ जाना है। और मैं PhDX से और DDX से ये इल्तमास करूंगा कि चूंकि हमारे पास मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमारे पास हो सकता है कहीं पर गिलगित में ये वैरायटी हो, लेकिन हम एक्चुअली जानते नहीं है। मैं अर्ज ये करूंगा PhD से, तो अगर इंपोर्ट हो सकता है तो इंपोर्ट कराएं, अगर यहाँ पे कहीं पे इसको हम खुद से पैदा कर सकते हैं तो इसकी जो है ना प्रोपगेशन की तरफ आप स्टार्ट करें। और एक और चीज मैं गुजारिश करूंगा, केपीके के अंदर जितने भी प्राइवेट नर्सरीज हैं, वो तमाम प्राइवेट नर्सरीज खास करके चेरी के हवाले से वो कंटेमिनेटेड का मतलब यह है कि उनमें बीमारी है, उन नर्सरीज में बीमारी है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी बीमारी आई है चेरी के साथ या किसी भी फ्रूट के साथ, वो मोस्टली केपीके, और मैं नाम लेकर कहूंगा कि ये स्वास्थ्य। हमारे यहाँ चेरीज की लाइफ 5 से 7 साल तक हो गई है और इसकी वजह जो है ये बैक्टीरियल क्रैंकर है जिसको हम क्रोंगाल कहते हैं। तो आपने फुल्ली कोशिश करना है कि आपने वो बाग लगाते वक्त ही आपने इन बीमारियों से अपने बाग को बचाने के लिए आपने स्टेप्स लेने हैं। बहुत बेहतर होगा अगर आप अपने सीड लेकर के खुद, स्पेशली मानसरा का एरिया, ये जो कैपिटलाबाद का इलाका है, चित्राल का इलाका है, यहाँ पे नई नर्सरीज बनाई जा सकती हैं विद सीड। आप सीड इस्तेमाल करें, रूट स्टॉक बनाएं, फिर उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करें। अपनी जो स्टैंडर्ड चेरी की जो ग्राफ्ट्स हैं वो उस वक्त तैयार करें। आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके पास बेहतरीन चेरी हो। अगर आप प्राइवेट नर्सरीज से पौधे उठाते हैं तो मैं अभी खुल के कहता हूँ, तमाम इदारों के सामने कहता हूँ, अगर आप प्राइवेट नर्सरीज से या गवर्नमेंट के नर्सरीज से आप मटीरियल उठाते हैं तो आपका ऑर्चर्ड 5 से 10 साल के बाद बर्बादी की तरफ जाएगा। तो मैं PhD से और दीगर तमाम इदारों से जो चेरी के इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि डिजीज फ्री रूट स्टॉक और जर्मप्लाज्म फार्मर्स के लिए तैयार करें ताकि वो फ्यूचर में कोई इस तरह का मसला फेस नहीं करें जिस तरह का मसला हम गिलगित बल्तिस्तान में फेस कर रहे हैं। और फिर मैं एक और गुजारिश करूंगा, जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त केपीके में टनल फार्मिंग करते हैं, उसमें टमाटर ग्रो करते हैं, उसमें खीरा लगाते हैं। तो सेम इसी तरह से चेरी के लिए भी टनल फार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस फार्मिंग होती है। इन फार्म्स को मैश के जरिए कवर किया जाता है, इंसेक्ट्स से बचाया जाता है। इसलिए और दूसरी बात यह है, जब मैं इंसेक्ट्स की बात करता हूँ, डिजीज की बात करता हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ क्रोंगाल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही आई हुई है वो क्रोंगाल की वजह से आई हुई है। और दूसरा जो हमारा मसला है वो फ्रूट फ्लाई का है। अब फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से फिजिकल तरीका भी है। इसका
केमिकल तरीका भी है। लेकिन अगर आप चीन ने फ्यूमिगेशन में एज सच हमें कोई इस तरह की कंडीशंस नहीं दी हैं कि आप फ्यूमिगेशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चेरी को किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट करना चाहें, मसलन आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करना चाहें, अगर आप न्यूजीलैंड के लिए करना चाहें, तो वहां पर इस चेरी के ऊपर जो आपने फ्यूमिगेशन की है, इसके रेजिडुअल इफेक्ट्स के हवाले से इसकी बाकायदा टेस्ट की जाती है। और फिर वो लोग आकर आपके फार्म में बैठकर आपका डेटा देखते हैं कि आपने कौन सी तारीख को कौन सा केमिकल कितनी मिकदार में किस मौसम में किन हालात में इस्तेमाल की है, और उस वक्त चेरी की जो फ्रूट है उसका जो कंडीशन था वो किस तरह का था। वो गैप के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपकी असेसमेंट करते हैं। और इस तरह के असेसमेंट्स में जैसे कि हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए काम किया और हमने एप्रिकॉट में मार खाया, इस वजह से मैं इस खौफ की वजह से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने फ्यूमिगेशन की तरफ जाना है तो वो रिकमेंडेड मटेरियल इस्तेमाल करें, एक्सपर्ट्स को इस्तेमाल करें फ्यूमिगेशन के लिए, और फिर आप आगे बढ़ें। ये स्टैंडर्ड ट्रीज के ऊपर फ्यूमिगेशन करना हमें पता है, क्योंकि उनको फिजिकली कंट्रोल करना, फिजिकली किसी चीज से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ड्वार्फ साइज या सेमी ड्वार्फ साइज के जो चेरी के पौधे हैं वो इस्तेमाल करें, वो लगाएं, तो हम उनको कवर करके, मेश के जरिए कवर करके फ्रूट फ्लाई से इन्हें बचा सकते हैं। और फिर केपीके के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने ये भी देखा है कि जब कोई बंदा आता है या कोई डेलीगेशन आती है या कोई लोग आपके ऑर्चर्ड का विजिट करना चाहते हैं, तो हम बड़े मतलब जोश व खरोश से अपने बाग का विजिट कराते हैं। तो इसमें भी ये याद रखें, ये क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत बड़ा जरिया बनता है। जब हम बागों में लोगों को आने देते हैं अपने बाग में, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन का जरिया बनता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके बाग में जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने 2 ऐसे बाग विजिट किए हैं जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हैं। यहाँ वायरल या बैक्टीरियल या फंगल किसी तरह की भी कोई डिजीज है, मैं उन बागों में गया हूँ, मैंने चेरी के पौधों को हाथ लगाया है, मैंने उनके टहनियों को हाथ लगाया है, मैंने वहां चेरी के पत्तों को हाथ लगाया है, मैंने चेरी के फ्रूट को हाथ लगाया है। और फिर मैं वापिस आकर के आपके बाग में घुस के मैं आपके बाग के पौधों के साथ टच करता हूं, उसके तने को छूता हूं, पत्तों को छूता हूं, टहनियों को छूता हूं, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन के जरिए ये बीमारी आपके बाग में भी आती है। तो जब आप अपने बाग में, जब आप गैप अप्लाई करेंगे अपने बाग में, आपके बाग में कोई बंदा आएगा, तो अव्वल तो होना ये चाहिए कि यार आपके बाग के अंदर कुछ इस तरह के शूज हों कि जिन्हें पहनकर आप अंदर जाएं, और फिर बाकायदा दस्ताने पहनकर, डिसइंफेक्ट होकर, मास्क बांधकर लोगों को बाग के अंदर लेकर जाएं, ताकि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि हम भी मतलब सेंसिटिव लोग हैं, हम भी चीजों को समझते हैं, और हम भी दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेरी या कोई भी फ्रूट हो XYZ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर फिर इसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि यार चेरी की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसे होती है। तो चेरी के फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे अहम है आपका सॉइल टेस्ट। आपका सॉइल टेस्ट हमें बताएगा कि हम चेरी की फर्टिलाइजेशन कैसे करें। तो इसके साथ ही सर मैं आज के लिए इस सेशन को यहीं पर रोक रहा हूं। और बातें तो बहुत ज्यादा है, मेरा नहीं ख्याल कि आगे 2-2.5 घंटा अगर मैं बोलता रहूंगा तो मुझे पता कि मैं बोलता रहूंगा। तो मैं जितने भी लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का आदी नहीं हूँ। मैं फेस टू फेस ट्रेनिंग्स और ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स वाला आदमी हूँ। अगर मैंने कोई स्लाइड्स ऊपर नीचे की हैं या मेरी बात आप तक क्लियरली नहीं पहुंची है तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। लेकिन मैं वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की टोटल कैपेसिटी 25,000-30,000 टन से ज़्यादा नहीं है। जब तक हम केपीके को चेरी के प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं कमा पाएंगे। जबकि हमारे पास मार्केट ओपन है, हम दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अगर किसी भाई का, बहन का कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब, आपने बड़े डिटेल में जो चेरी की हमारी प्रोडक्शन रिलेटेड मामलात हैं
और जो पोटेंशियल है मार्केट का, खास तौर पे जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि ये बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट है। और पेरिशेबल प्रोडक्ट का दुनिया में जो कानून है वो यही है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो सेट की जाती है एक्सपोर्ट के लिए वो रीजनल कंट्रीज में की जाती है, रीजनल एरियाज में की जाती है। तो चाइना हमारे लिए एक सर, बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। उसमें हमें जाना चाहिए और उसके लिए हमें अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो हम अपने सवालों का जो जी सिलसिला है वो जी शुरू करते हैं। जुल्फकार साहब हम हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन लेने हैं। फिर आप उसको उनको रिस्पॉन्ड करिएगा। कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड होगा, हमारे रिलेटेड होगा, तो हम भी इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे साथ जी तहसीन उल्लाह साहब हैं। सर आपने हैंड रेज किया हुआ, बात करना चाह रहे हैं? डॉक्टर तहसीन उल्लाह साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। जी 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 तहसीन साहब। बहुत मेहरबानी सर, काफ़ी अच्छा आपने चेरी की वैरायटीज़ के हवाले से किए हैं डिस्कशन। हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह सर ने कहा कि अभी आपका कोई इधर आपका रीजनल ऑफिस भी है इधर पेशावर में, अब्बास साहब विजिट भी करते हैं, इस तरह के स्पीकर को अगर कभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मौका दें कि बुलाए और हम इनको स्टूडेंट को सामने रख, हॉर्टिकल्चर के जो स्टाफ भी होता है, स्टूडेंट्स भी, उनको प्रेजेंट कराएं और तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड के लिए मेरी ये थी रिक्वेस्ट। थैंक यू जी। जी डॉक्टर तहसीन साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंशाल्लाह हम इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ भी करेंगे। हमने कोशिश तो हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करते हैं अपने वेबिनार्स में। ये बड़ा आसान और सस्ता और कन्वीनियंट तरीका है जिससे लोग अपने घर बैठ के, अपनी जगहों पे बैठ के स्पीकर्स की बात को भी सुन सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स भी करवा सकते हैं जी। तो वेबिनार्स का सिलसिला हमने इसीलिए शुरू किया था पीआईडीसी ने, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, ताकि इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो अच्छे तरीके से और मैक्सिमम हो सके। फिजिकल सेशंस तो हम लोग कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। जिस तरह जुल्फकार साहब ने भी फरमाया कि वो फिजिकल सेशंस पे ज़्यादा उनका उन्होंने काम किया हुआ है और वो प्रेफर करते हैं। हम अभी रिसेंटली हमने एक माह पहले जीबी में जाके एक फिजिकल सेशन भी किया है। इसके ऊपर पूरी सप्लाई जो वैल्यू चेन है चेरी की, उसके ऊपर डिटेल्ड कुछ 4-5 स्पीकर थे हमारे पास। हमने प्रोडक्शन साइट्स को भी कवर किया, हमने लॉजिस्टिक्स को भी कवर किया, हमने एसपीएस कंप्लाइंस और हमारे खास तौर पे जो चाइना के अंदर जो हमारे ट्रेड मिशंस हैं हमने उनको भी इन्वॉल्व किया ताकि वो चाइना की रियल टाइम जो मार्केट इनसाइट है आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ये चीज़ें तो चलती जा रही हैं। पिछले 1 साल से पीआईडीसी इस तरह के प्रोग्राम्स का एहतमाम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। जीबी के अंदर हमारा जो ऑफिस है वो टीडीएपी का ऑफिस है। वहाँ पे नज़ीर साहब हैं, नज़ीर साहब अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर कर देते हैं। आप वहाँ से भी जीबी के जो साहिबान हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ चेरी, वैरायटीज ऑफ चेरी, लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट, एसपीएस कंप्लाइंस, सर्टिफिकेशंस और जो इंपोर्टिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे अभी जो हमारा एनएलसी के साथ लॉजिस्टिक के मामला अगर फाइनलाइज हो जाते हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स आर द प्रोसेसर्स ऑफ द चेरी, उसके बाद हम बी2बी मीटिंग्स भी करवाएंगे ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके ऊपर आप लोग अपने ऑर्डर्स और अपनी जो शिपमेंट्स हैं उनको प्लान कर सकें। बड़ी मेहरबानी। हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने इन सेशंस को लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। ऑलरेडी हम लोग मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ में हम ऑलरेडी इस तरह के सेशंस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह रहील साहब हमारे हेड हैं केपी के, जो हमारा रीजनल ऑफिस अभी ओपन हुआ है पीएचडीसी का, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद इंशाल्लाह वहाँ पे इत्माम करने वाले हैं जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अदील जिया साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? सलामकुम जाफर साहब, खैर सलामकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? जी सर। सर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन ये था, इनकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह सब अच्छी थी, बहुत जबरदस्त था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमें किस तरह ये एनालाइज होगा कि हम अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहे कोई ऑर्चर्ड के अंदर, पूरी एक पूरा जिस तरह फार्म बनता है उस तरह फार्म बनाना चाहे, तो वो इज इट पॉसिबल कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, और क्या इसका रिटर्न है? पहली बात तो ये कि उसका रिटर्न क्या हुआ। आप इस पूरी प्रेजेंटेशन में मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि इसमें हम कितना इसके अंदर इन्वेस्ट करें और क्या हमें रिटर्न आए।
और कौन सी वैरायटी हम लगाएं और कौन सी वैरायटी का हम रेट रिटर्न है। हमारे पास चाइना के अंदर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें, व्हाट विल बी द रिटर्न। हमारे पास चाइना की मार्केट तो ओपन है, लेकिन उसमें रिटर्न कितना हमारे पास है, तो उसकी थोड़ी एनालाइज डेटा एनालाइज कर देंगे प्लीज। जी सर, जी सर। सर मैं अर्ज करूं? जी जुल्फकार साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जुल्फकार साहब रिस्पॉन्ड आदिल साहब, मेरी कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आदिल साहब, सर ऐसा है कि चेरी, मतलब चेरी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम चेरी बाग से उठाएं, मंडी में लेकर जाएं और वहां 2-3 दिन तक इसको रखें और फिर आगे हम इसको बेचना शुरू कर दें। चेरी एक हाईली पेरिशेबल फ्रूट है। इसके लिए पूरे वैल्यू चेन के ऊपर काम करना होगा। मैं पहले भी पेज से ही अर्ज कर चुका हूं कि जब तक हम पूरे वैल्यू चेन को लेकर नहीं चलेंगे, हम बिजनेसेस को इस तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वैल्यू चेन का मतलब यह है कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस और रिफर कंटेनर से लेस बेहतरीन मतलब एफिशिएंट क्रू के साथ हमारे पास पूरा सिस्टम मौजूद होना चाहिए, फिर कहीं जाकर के प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा। अली साहब, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में जो मेरे पास बाग में चेरी लगी हुई है, जिसकी जो हाइट होगी तकरीबन 4 मीटर और उसका जो कैनोपी साइज होगा वो भी तकरीबन इतना ही 4 मीटर उसका कवर एरिया होगा। तो इस तरह के अगर आपके पास लार्ज साइज ट्रीज होते हैं तो इसकी जो मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है सर एक चेरी की, वो 800 से 1200 केजी तक की होती है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। और अगर हम ड्वार्फ साइज की चेरीज को लेकर जाएं और एक कनाल के अंदर अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे जाएं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रूनिंग किस तरह से करते हैं, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं और फिर आप क्या चाहते हैं, फिर आप नंबर ऑफ प्लांट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आम बाग लगाए जाते हैं यहाँ में, चूंकि एकड़्स में हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास कनाल में है, तो हम कनाल में जब बात करते हैं तो एक कनाल में सर हम 20 पौधे लगाते हैं। तो अगर 8 कनाल यानी 1 एकड़ है तो 160 पौधे उसमें लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर ये रवाज है और 160 पौधे हम जब लगाते हैं इस 8 कनाल के अंदर, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एवरेज एक पौधा जो है सर 65 केजी चेरी प्रोड्यूस करती है। अगर हम एक कनाल में 20 बी कंसीडर कर लें तो ये 65 केजी का हमारा एक 65 ये 1300 केजी से 1500 केजी एक कनाल के अंदर हमारी प्रोडक्शन आती है। और ये हमारे पास जो आमतौर पे प्राइसेस जाते हैं सर, इस साल का जो प्राइस रहा है हमारे पास वो 450 रुपया पर केजी रहा है फार्म गेट प्राइस। मैं फार्म गेट प्राइस की बात करूं, मैं अपनी जाती बात करूं, मेरा छोटा सा बाग है 2 कनाल का, तो सर पर कनाल आपके यहाँ 550,000 रुपया बनता है। गिलगित बल्तिस्तान में जो छोटे छोटे बाग हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको चला रहे हैं, तो ये इतनी इनकम है सर यहाँ पे। और मैं प्राइवेट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो फार्म गेट प्राइस है। अब इस फार्म गेट प्राइस पे 450 रुपए पे आपने खरीद कर इसको आपने कोल्ड ट्रीटमेंट से गुजार कर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है फॉर नेक्स्ट 18 डेज। यानी इन ट्रांजिट अगर हम इसकी कोल्ड ट्रीटमेंट को भी कंसीडर करें तो इट विल टेक 3 days टू चाइना। तो यानी कि 12 दिनों तक हमने इस चेरी को अपने कोल्ड स्टोरेज में रखना है। तो ये सर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास कैलकुलेशंस मौजूद है। अदील साहब, आप जाफर साहब से या किसी भी भाई से नंबर ले लें, आप मुझसे बात कर लें सर। मैं आपको मेरी जो एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। कुछ लंबी शीटें हैं वो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि एप्पल एप्रिकॉट को लोग रिप्लेस कर रहे हैं चेरी के साथ, और चेरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और नेक्स्ट 3 to 5 years में हम 20,000 टन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। सर बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया।
अदील साहब, आपके साथ मैं गाजी साहब का नंबर शेयर कर दूंगा, आप डिटेल से इनके साथ डिस्कशन कर लीजिएगा इस टॉपिक पे। नेक्स्ट सर बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अदनान तारक साहब है हमारे साथ। जी अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सर सवाल ये था कि ये अपना आपने ये बात की थी कि सबसे ज्यादा गिलगित में है। गिलगित में कौन सा एरिया है जहाँ पर ये चेरी के वो प्लांट ज्यादा मौजूद हैं? तो बाकी है कि इसके हवाले से ये था, इसका फ्लावरिंग स्टेज कब आता है और हम इसको मतलब अगर हम लेकर आए तो कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं, कितने दिन तक ये खराब नहीं होगी? और बाकी है कि अगर हम इसको ड्राई करना चाहें तो ये ड्राई भी हो सकता है? इसके हवाले से मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। सर मैं अर्ज करता हूँ सर। गिलगित बल्तिस्तान बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में तकसीम किया गया है। ग्यामर, बल्तिस्तान और गिलगित, 3 हमारे पास ये डिवीजन है सर। इनमें से एक डिवीजन, गिलगित डिवीजन जो है, ये चेरी का हब कहलाता है। गिलगित डिवीजन में सबसे ज्यादा चेरी गिलगित डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। दूसरे नंबर पे हुंदा डिस्ट्रिक्ट है, तीसरे नंबर पे नगर डिस्ट्रिक्ट है और चौथे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट गजर है। गिलगित डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपके साथ अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ के पैदावार भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक जी, असल में नेशनल 2800 फूड से टन। है ना। जी सर ये 2800 टन तक गिलगित डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्शन है। 2100 टन हुंजा की प्रोडक्शन है और ये 1100 टन डिस्ट्रिक्ट नगर की प्रोडक्शन है और 800 टन जो है वो डिस्ट्रिक्ट गजर की प्रोडक्शन है। जबकि स्कर्दू में इस वक्त 700 टन तक चेरी प्रोड्यूस होती है और अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 6 लाख पौधे लोगों को दिए हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो वो इस साल से उनकी फ्रूटनिंग शुरू होगी। तो 6 लाख पौधों का जब हमारे पास प्रोडक्शन आएगी तो सर ये 20,000 टन तक इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में हम पहुंचाएंगे सर। ये एक बात तो ये मैंने आपको बता दी सर। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ पे चूंकि चेरी की बहुत सारी अक़साम हैं और उन सारे में से कुछ अर्ली राइपनिंग वैरायटीज हैं, कुछ मिड राइपनिंग है, कुछ लेट राइपनिंग है। जो और हमारे यहाँ जो राइपनिंग का सिलसिला है वो गिलगित से लेके हुंजा तक, तो ये मतलब हाइट के बढ़ने के साथ साथ ये चेरीज पकती जाती हैं। यानी 25 मई से हम फ्रेंच चेरीज की हार्वेस्ट शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट गिलगित में और 15 जून से हम शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट हुंजा और नगर में। और इसी तरह से हम 10 जून से एंड जून तक हमारी हार्वेस्ट का सीजन होता है डिस्ट्रिक्ट गजर में। जी सर, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है प्रोडक्शन और एरियाज के हवाले से। और दूसरे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के हवाले से ऐसा है कि हम इसका जैम भी बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं और इस चेरी की ड्राइंग यहाँ ट्रेडिशनली हो रही है सर। हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। कोई सवाल? जी बहुत शुक्रिया अच्छा सर। जुल्फकार साहब। अदनान तारक साहब, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि इसकी वैल्यू एडिशन पे भी PHDEC ने एक वेबिनार प्लान किया हुआ है जिसमें इसकी जो वैल्यू एडिशन है और उससे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकती हैं उस पे हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो डिटेल के साथ प्रेजेंट करेंगे आप लोगों को। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। जी थैंक यू। जी अभी मैं रिक्वेस्ट अच्छा करूंगा सर, एक क्वेश्चन और भी था। ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अलावा अगर पंजाब वाली साइड में भी कोई चेरी का कोई इस तरह से कोई रिसर्च वगैरह हुई है या किसी एरिया में, और इसको टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए होता है? सर इसको मैंने आपसे अर्ज किया कि जब हम इसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं तो इसके लिए प्लांट की रिक्वायरमेंट्स में जो है चिलिंग पीरियड की बात होती है सर। हम चिलिंग पीरियड जब हम कहते हैं तो ये 6 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक मतलब लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसकी चिलिंग शुरू होती है। और ये पंजाब के उन इलाकों में आप ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले भी सर कश्मीर के कुछ इलाकों में और पंजाब के कुछ इलाकों के दोस्तों ने मुझसे चेरी के पौधे लिए हैं। मैं उनसे डेटा लेकर आपको बता सकता हूं सर कि वो वहां पे क्या सिचुएशन है। यानी इनको 800 से 1000 चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस बेस्ट स्टेबल टेम्परेचर होता है। अगर पंजाब में कहीं पर कोई इलाका लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस का इलाका है, यानी
फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों में से कोई भी किसी भी महीने में अगर वहां लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकती है तो वहां पर आप चेरी काश्त कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है कि हम पंजाब के अंदर आपको पिन पॉइंट करके बता सके कि यार यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह की रिसर्च हमारे पास अभी मौजूद नहीं है सर, वेरी सॉरी। अच्छा सर, ये फ्लावरिंग टू हार्वेस्टिंग टाइम कितने टाइम के लिए होता है? मतलब फ्लावरिंग से हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है कितने मंथ की ये मतलब कह रहे हैं इसको फ्रूट है ये? सर ये देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये 5 मार्च से इसकी फ्लावरिंग शुरू होगी सर। 5 मार्च से फ्लावरिंग शुरू होगी और ये विदिन टू 10 डेज का ये पीरियड होता है, 10 to 15 डेज का फ्लावरिंग का पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर उन इलाकों में जहां फ्रॉस्ट का इशू होता है वहां पर फ्रूटिंग कम होती है क्योंकि इसके फूल गिर जाते हैं। ठीक हो गया सर। तो अगर आप मतलब ये 10 से 15 दिनों का इसका फ्लावरिंग पीरियड होता है और ये डिपेंड करता है, वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। हमारे पास जैसे कि देसी चेरी की वैरायटीज हैं वो 5 से 6 दिनों में उनकी फ्लावर शेडिंग हो जाती है। कुछ चेरी के पौधे ऐसे हैं जिनकी 10 से 15 दिनों तक फ्लावर शेडिंग का टाइम होता है। ठीक हो गया सर। तो ये है सर। और हमारी जो हार्वेस्ट टाइम है हम शुरू करते हैं सर 25 मई को, यानी फ्लावरिंग हो गई ही है 5 मार्च से और 25 मई को हम हार्वेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर कि फ्लावरिंग से लेके फ्रूटिंग तक यानी हार्वेस्ट टाइम तक कितना टाइम लग सकता है। जी थैंक यू सो मच। अब्दुल रहीम खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना कमेंट्स दीजिएगा या अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी जी कि मैंने कुछ लेट ज्वाइन कर पाया सेशन को। चेरीज एक वाकई उभरता हुआ नया सब्जेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये था जी कि चेरीज के कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर हार्वेस्टिंग का डिसाइड करते हैं ताकि हम इसकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ एट लो टेम्परेचर हासिल कर सकें। क्या चेरीज के लिए हम सी स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं? थैंक यू जी। जी सर, देखें सर, चेरीज के हवाले से मैं आपको बताऊं, चीन के अंदर जो चेरी जा रही है, चेरी से चिल्ली से जो चेरी जा रही है और चिल्ली में जो प्रैक्टिस है चेरी के हार्वेस्टिंग का, वो ब्रिक्स लेवल की बुनियाद के ऊपर वो फिजिकली मतलब देख कर नहीं करते हैं, वो साइज भी देखते हैं क्योंकि वो एक प्लांट न्यूट्रिशन के तहत वो चलते हैं। उनके ऑर्चर्ड्स के ऊपर गैप अप्लाई होता है तो बाकायदा वो साइज भी देखते हैं, ब्रिक्स लेवल भी देखते हैं और मैक्सिमम मेच्योरिटी लेवल 75 to 80% की जो मेच्योरिटी होती है इस पे चिल्ली वाले हार्वेस्ट करते हैं। और चाइना के अंदर भी जो उनकी चेरी आती है जो मैंने देखी है वो भी मैक्सिमम मतलब 75% पे वो हार्वेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके वहां उस चेरी में मिठास की कमी होती है। जबकि हमारे यहाँ चूंकि हम इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम फिजिकली जब देखते हैं तो सबसे पहले उसका साइज देखते हैं, सेकेंडली उसका कलर देखते हैं और चेरी के जो वैरायटीज हैं उसमें भी डिफरेंस आ जाता है कलर में भी, कि कुछ रेडिश वैरायटीज हैं, कुछ ब्लैकिश वैरायटीज हैं, कुछ ब्लैक वैरायटीज हैं। तो हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे हमें पता चलता है कि यार इस चेरी को हमने कब हार्वेस्ट करना है। जो ब्लैक चेरी है उसकी हार्वेस्ट हम जब उसकी ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है तो उसके बाद उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं और फिर वो बिल्कुल शाइन के साथ ब्लैकनिंग हो जाती है तो तब हम हार्वेस्ट करते हैं। रेड चेरीज का ऐसा है कि हम रेडिश कम होके वो जो ही ब्लैकिश की तरफ कन्वर्ट होने जाता है तब हम उसकी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक वैरायटी है जिसको हम टाइटन कहते हैं, तो उस टाइटन की जो हार्वेस्ट होती है सर वो रेडिश जब उसका कलर होता है, उसका साइज गेन होता है जब वो 28 mm तक पहुंचता है और उसका कलर जो है वो ब्राइट रेडिश होता है तो हम उसकी हार्वेस्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो ही वो कलर चेंज करने लगता है तो उसकी पेरिशेबिलिटी बढ़ जाती है। एक और चीज सर मैं आपको बता दूं, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाता है। आमतौर पर हमारी जो चेरी हार्वेस्ट होती है सर यहाँ पे
दिन के वक्त में हम सुबह काम शुरू करते हैं 7-8 बजे और इसकी हार्वेस्ट चलती रहती है शाम को 3-4 बजे। तो ये एक इल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेरी की हार्वेस्ट हो या किसी भी स्टोन फ्रूट की हार्वेस्ट हो, उसकी हार्वेस्ट सुबह धूप निकलने से पहले हो तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उस वक्त तक फील्ड हीट जनरेट नहीं हुई होती है। जब फील्ड हीट जनरेट नहीं हुई होती है तो उसने कोई फील्ड हीट एब्जॉर्ब भी नहीं किया हुआ होता है। अगर हम धूप निकलने के बाद हार्वेस्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो वो फ्रूट फील्ड हीट को आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है और ऑप्टिमम तक पहुंच जाता है। और अगर हम 11 बजे से ऑनवर्ड्स भी कंटिन्यू रखते हैं तो उस चेरी की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है सर। वो चेरी जो है ना 3 to 4 डेज से ज्यादा सरवाइव नहीं करती है। बट अगर हम सुबह फील्ड हीट एब्जॉर्ब करने से पहले यानी धूप के निकलने से पहले अगर हम चेरी हार्वेस्ट करते हैं तो ये 6 to 7 डेज ऐसे ही बगैर किसी ट्रीटमेंट के इसकी शेल्फ लाइफ जाती है। अगर हम इसको किसी अच्छे कंडीशंस में रखें या ठंडी जगह पर अगर हम रखें। बाकी यह सब की चेरी जितनी भी है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के मुताबिक जो दुनिया भर में राइज है उसके मुताबिक यह है कि हम चेरी हार्वेस्ट करेंगे तो विद इन 2 आवर्स इट हैज टू बी रीच टू द प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन। उसको 2 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन में पहुंचाना है और वो भी रिफर कंटेनर के अंदर, रिफर सिस्टम के अंदर पहुंचाना है और फिर वहां उसकी उस प्रोसेसिंग सेंटर में भी इसको रिफर कंटेनर्स के अंदर ही रखना है। फिर उसके बाद इसकी चिलिंग करनी है 5 डिग्री सेल्सियस पे पानी के साथ, हाइड्रो कूलिंग करनी है उसमें से फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए। तो सर फिर इसके बाद 12 डेज के लिए हमने इसको अपने स्टोर में 2 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 18 डेज हमने इसको रखना है। ये तरीकाकार है सर। और कोई सा हुक्म मेरे लायक? जी थैंक यू साहब। अभी नेक्स्ट डॉक्टर तहसीनुल्लाह साहब है हमारे साथ, वो कुछ पूछना चाहेंगे। डॉक्टर तहसीनुल्लाह साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर एक साथी ने सवाल किया, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ी सी एक दूसरे साथ मीटिंग भी चल रही थी रिगार्डिंग कि केपी में चेरी पर कुछ काम हुआ है, तो कुछ साथियों को अगर पता ना हो, स्वात में बैक इन 80s एंड 90 एक स्विस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला, उसमें उन्होंने आर्चर्ड एस्टेब्लिश किया है। कलाम में इनका एक सब स्टेशन है, कलाम स्टेशन, तो उधर चेरीज का प्रॉपर आर्चर्ड भी है और उधर वो उनकी काफी उधर रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू केपी में, कलाम में, जो मेरे नौहों में है, उधर आर्चर्ड भी है, उधर सब स्टेशन में काम भी हो रहा है। थैंक यू जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर तहसीनुल्लाह साहब ने आपको बताया कि केपीके में भी इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है और अभी मजीद भी इस पे इंशाल्लाह रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। हमारे किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछिएगा। डॉक्टर साहब अभी जुल्फकार साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो जी जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। प्लीज अपना जी क्वेश्चन। मैं जी 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 मैं ताजिर हुसैन अर्ज कर रहा हूँ जी हुंजा से। तो जुल्फकार साहब के मैंने पूरे लेक्चर सुना सर। इसमें जी हेलो जी जी प्लीज हेलो आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सर तो मैं अर्ज जी अर्ज में ये कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास हर किस्म की वैरायटीज़ यहाँ लगी हुई है जिस तरह जुल्फकार साहब ने बताया, लेकिन उसके वैरायटीज़ के हवाले से हमारे साथ इशू आ रहा है। लाइन इवन में मेरे पास अपना ऑर्चर्ड भी है और उसके साथ मेरा खुद नर्सरी है, इसका मैं काम भी करता हूँ। लेकिन मैं अपने ऑर्चर्ड से जो है ना इसकी ग्राफ्टिंग में करता हूँ जो मुझे सबसे बेस्ट वैरायटी लगती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये बीन है, ये स्वीट हार्ट है, जो भी है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो जी भी में इस तरह का कोई किसी इदारे के पास इस तरह का कोई सिस्टम हो जिसमें हम वैरायटीज़ को फाइंड कर सके कि ये वैरायटी फलान चीज़ की वैरायटी है। थैंक यू।
जी गाजी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी ताजिर, अस्सलाम वालेकुम। ताजिर भाई, ऐसा है कि मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि हमारे पास मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई काम नहीं हुआ है। हमारे पास चेरी के जितनी भी वैरायटीज हैं उनके इवन हमें मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बेस्ड ऑन माय आइडेंटिफिकेशंस के मैंने जिस बुनियाद पे चेरीज की फ्रेश चेरीज की हार्वेस्ट के बाद कंपैरेटिव स्टडी करके वो जो मैंने एक डेटा बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे पास वैरायटीज हैं उनके नाम हमें नहीं मालूम। और अगर आप रूट स्टॉक की बात करते हैं तो रूट स्टॉक में भी यही इशू है, लेकिन रूट स्टॉक की पहचान हो सकती है कि यार ये कौन सा रूट स्टॉक है, ये गजीला है, मजड है, या ये कोई और वैरायटी है, हम ये इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन पौधे की भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का हमें नहीं मालूम और फ्रूट के हवाले से भी नहीं मालूम। तो ताजिर आप यूं कर लें कि आप मुझे कॉल करें, मैं आपको मेरे पास जो वैरायटीज हैं 28 mm से ऊपर की, 28 to 30 mm की, जिनके नाम मुझे नहीं मालूम, वो टाइटन है, बेंटन है या लैपिन से, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास जो वैरायटी है वो 28 mm to 32 mm की चेरी मेरे पास है। आप किसी भी वक्त मुझसे उसके साइन लेकर के अपनी जो है ना वो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सर। जी सर, इसमें मैं खुद सीड से ग्रो करता हूँ पिछले 2-3 साल से। महलब का सीड में इस्तेमाल करता हूँ रूट्स के लिए। रूट्स तो मेरे अपने पास ही अरेंज करता हूँ। महलब बेस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान के इन्वायरमेंट में बेस्ट है। कोल्ट, अगर आपके पास कोल्ट है तो उस कोल्ट को खत्म करें, महलब को कंटिन्यू करें, मजड को कंटिन्यू करें। अगर आपके पास गेजिला 6 है तो उस रूट स्टॉक को भी कंटिन्यू करें, लेकिन कोल्ट अगर आपके पास है तो इसको खत्म कर दें। थैंक यू सो मच। यूसुफ हारून साहब हमारे साथ कोयटा बलोचिस्तान से हैं। मैं यूसुफ हारून साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी यूसुफ साहब आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सब्जेक्ट चूंकि खैबर पख्तूनख्वा था, मैंने इसीलिए स्पेशल बलूचिस्तान को जो है वहाँ पे टैग किया। सर बहुत सारे तो मेरे क्वेश्चंस ऑलरेडी ताजिर साहब ने या जुल्फिकार साहब ने एड्रेस कर दिए आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। यही चीज़ों को सर मैं भी आगे लेके चलना चाह रहा था। इससे पहले डॉक्टर साहब ने जो लेक्चर दिया, इन चीज़ों को अगर मैं स्किप करूँ जो सवाल पूछे जा चुके, तो मैं सर हाई डेंसिटी जो है और ड्वार्फ वैरायटीज, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के बारे में पूछना चाहता हूँ सर कि हमारे पास क्या पाकिस्तान में किसी के पास ये वैरायटीज हैं, क्या किसी के पास ये रूट स्टॉक्स हैं, पहली बात। और दूसरा सर बलूचिस्तान में भी सिमिलरली जैसे गिलगित कैरो ने कहा कि हमारे पास ट्रेंड चेरी के ऊपर जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी चूंकि लोकल मार्केट में चेरी की प्राइस बहुत अच्छी होती है, हमें कराची और मुल्तान फैसलाबाद से बहुत अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं, तो चेरी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है। और सिमिलरली आप सबको पता है कि जो हमारे पास जमीन है और जो हमारे पास टेम्परेचर है चेरी के लिए बेस्ट है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज़ियारत या कोयटा खल्लात जो है ओल्डेस्ट ग्रोअर्स हैं चेरी के। तो सर आप के प्लेटफॉर्म से जो है स्पेशली आपके प्लेटफॉर्म से सर हमारी मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों के ऊपर सर जो है हम कहेंगे, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर हमारे साथ आप थोड़ा सा जो है वो पीएच डेक जो है वो ताउन करे सर, बलूचिस्तान को जो है वो मद्देनजर रखे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो ना यहाँ पे रेफर कंटेनर्स के वो फैसिलिटीज हैं, ना हाइड्रो या हाइड्रोकूलर के कोई है फैसिलिटीज हमारे पास। तो इसमें सर गवर्नमेंट की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तो बिल्कुल भी कोई इनपुट नहीं है। हम 12 आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव सेमिनार्स में भी यही चीजें बता चुके हैं कि डिपार्टमेंट के पास ये फैसिलिटीज नहीं है, ये नाम ही हमारे लिए नए हैं सारे। और चेरी की आइडेंटिफिकेशन के वाले से जैसे जुल्फिकार साहब ने कहा सर, मैं कहता हूँ कि एक हमारी जो है एक नेशनल टीम होनी चाहिए जो कि हार्वेस्टिंग के सीजन में विजिट करे हमारे ऑर्चर्ड्स को, और वो हमें इस मामले में हेल्प आउट करे कि हम इनको आइडेंटिफाई करें। और स्पेशली जो हमारे बलूचिस्तान में जो देसी चेरी है, जो ब्लैक स्मॉल साइज की चेरी है, उसकी ग्राफ्टिंग या उसकी जो है ना टॉप वर्किंग के ऊपर काम हो,
ताकि हम अपनी वैरायटी को उस क्वालिटी के ऊपर ले जाएं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें सर। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ हारून साहब। जुल्फकार साहब, आप इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? सर मैं यूसुफ साहब को ये बताना चाहूंगा कि शायद मेरी मुलाकात भी हुई है यूसुफ साहब से ना, तो गुजारिश ये है सर कि हम एक दफा किसी ने मुझसे कहा कि यार हमारे पास हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए ड्वार्फ और सेमी ड्वार्फ साइज के पौधे अवेलेबल हैं, और मैंने उनसे 20 पौधे मंगाए, सिर्फ 20 पौधे मंगाए सर। वो 2017 की बात है। अब उन पौधों का साइज जो है सर, मैंने इनको लगाया तो वो ना उन पे फ्रूट आया ना उनकी फ्लावरिंग हुई, लेकिन उनका साइज जो है ना सर 8 मीटर से 9 मीटर तक चला गया। तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ, पीएचडी से ही अर्ज करना चाहता हूँ, ये टीडीएफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दुनिया के अंदर जो नई रिसर्च है, जो नई वैरायटीज पैदा हो रही हैं, हमें जो लोग पैदा कर रहे हैं, हमें उन लोगों के साथ मिलाया जाए, हमें उनके साथ लिंक किया जाए, ताकि हम शुरू में इंपोर्ट करेंगे। एक दफा अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्रोपगेशन तो कोई इशू नहीं है ना सर, हम उसकी प्रोपगेशन पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, हमारे पास वो अहलियत और सलाहियत है। तो आप प्लीज, मैं पीएचडी और टीडीएफ से गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना सर ये ड्वार्फ, ताकि हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ जा सकें, जिसमें बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मुझे नजर आ रही हैं। तो आप कोशिश करें सर कि इंटरनेशनल कहीं से भी ये हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि मैं बलोचिस्तान के हवाले से अगर मैं देखूं तो वहाँ एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे मैंने पिशीन में भी देखा, मैंने कोयटा में भी देखा, कोल्ड स्टोर्स तो वहाँ पर बने हुए हैं। अब अगेन वैल्यू चेन के ऊपर काम करने के लिए कोयटा की चेरी को हम किसी भी सूरत में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी उसके लिए, उस चेरी के लिए मार्केट नहीं है, तो हम वैल्यू चेन के किसी एक्टर को उसमें इन्वॉल्व करके उससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कोयटा के मेरे भाइयों से, पिशीन के भाइयों से, ज़ियारत के मेरे भाइयों से, जहाँ पे चेरी होती है, मैं आपसे अर्ज ये करूंगा सर कि इज द राइट टाइम टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल चेरी वैरायटीज विद न्यू वैरायटीज दैट आर मोर कॉम्पिटेबल इन मार्केट। मेरी तो ये गुजारिश होगी सर, जब तक हम ग्राउंड के ऊपर एक्सपोर्ट के काबिल कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो न ही हमारे पास कोल्ड चेन वाला आएगा, न ही हमारे पास ट्रांसपोर्टर आएगा, न ही हमें बायर मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सो मच जुल्फकार साहब। इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करता चलूं। यूसुफ साहब, आपकी खिदमत में ये अर्ज है कि PHDEC ऑलरेडी जो गिलगित बलोचिस्तान एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उनको फॉर्मली एक लेटर भी लिख चुका है और रिक्वेस्ट की है कि आप जो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके जो प्लांट्स हैं वो आप नर्सरीज को जो है वो इंपोर्ट करके प्रोवाइड करें। तो इस पे ऑलरेडी PHDEC ने वर्किंग स्टार्ट कर दी है, और जुल्फकार साहब इसमें पूरे जितना भी हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं लूप में हमारे साथ। माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है जगलोट में, उनको भी हमने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप जो भी हमारे ऑर्चर्ड्स हैं उनमें जो आप प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स हमारे वो होने चाहिए जो जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें और जिनका साइज बड़ा हो। तो हम अब PHDEC इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक हम अपने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स के हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि PHDEC इस तरह के जो वेबिनार्स हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए और मार्केट डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारी जो इसका सारे वेबिनार की रिकॉर्डिंग है वो 2 से 3 घंटे बाद हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल होगी। अभी मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स खावर साहब को इनवाइट करूंगा, क्योंकि CEO साहब आई थिंक किसी मीटिंग में बिजी हैं। तो मैं खावर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको कंक्लूड कीजिए। शुक्रिया जाफर साहब, बड़ी मेहरबानी।
आज का जो सेशन है होपफुली आप लोगों को इससे कोई फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी, और जैसा जाफर साहब ने बताया कि अगर आप लोगों का मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों के क्वेरीज हो रिगार्डिंग चेरी प्रोडक्शन और इसका जो वैल्यू चेन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं स्पेशली अपने जुल्फकार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बड़ी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बहुत बेसिक बल्कि इसको कहना चाहिए। जो सबसे बड़ा इस वक्त एज है हमारे पास इस वक्त, वो हमारे पास चाइना की मार्केट है। पीएचडीसी और टीडीएपी का जो मकसद है वो यही है कि हम उस मार्केट से कोई फायदा ले सकें। उस मार्केट से फायदा लेने के लिए हमें जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं वो हमने पूरी करनी है, अदरवाइज हम उस मार्केट में ना अपनी जगह बना ना एंटर हो सकेंगे ना जगह बना सकेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि आप प्लीज उन लाइंस पे सोचें। जिस तरह जुल्फकार साहब ने बड़ी डिटेल में ये चीजें बताई कि हमारा सर्वाइवल एक्सपोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, हम अपनी एक्सपोर्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकेंगे जब तक हम इंपोर्टिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर मीट नहीं कर पाएंगे। दुनिया के अंदर मुकाबला दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है क्वालिटीज के ऊपर, खास तौर पे कोविड के बाद लोग बड़े प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी के ऊपर बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। तो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के ऊपर और सेफ्टी के ऊपर, वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, और हम लोग शायद उस तरह से चीज़ों को टेकअप नहीं कर रहे। हमारी आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि आप प्लीज इन चीज़ों को सामने रखते हुए, चाहे ये डोमेस्टिक मार्केट में भी कंज्यूम हो, आप लोकल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने रखते हुए अपनी प्रोड्यूस को, अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे उसकी पैदावार लें, ताकि हमारी प्रोडक्ट बाहर के मुल्कों में अपनी जगह बना सके और बेहतर पैसा भी कमा सके। जो चाइना का जो मामला है, इस साल आई होप कि हम लोग कोई वॉल्यूम चाइना भेज सकें, लेकिन उसके लिए हम लोग बड़ा एग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं कि जो प्री रिक्विजिट्स हैं चाइना की, खास तौर पे अभी बहुत सारे इश्यूज हैं वो हम लोग हल कर सकें। और जो बलूचिस्तान के हमारे साहब हैं यूसुफ साहब, इनको हमने फूड हमारा ये हुआ था अगस्त में पिछले साल, यहाँ पे भी हम लोग इनको दावत दी थी, ये आए थे अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, इन्होंने प्रेजेंट भी की थी प्रोडक्ट्स। बलूचिस्तान में भी जो इस तरह की कि अगर आपने एक्सपोर्ट में जाना है तो आपको एक्सपोर्टेबल वैरायटीज और प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जहां तक बात वैरायटीज की आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे हुई, जैसा कि जाफर साहब ने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असल में एग्रीकल्चर एक डिवॉल्व सब्जेक्ट आपको पता है सूबों के पास चला गया है, और हम लोग अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को पुश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, और जो जर्म प्लाज्म है, जो नर्सरी की सर्टिफिकेशन है, और जो नए प्लांट्स है और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन है, उसके ऊपर हमारे साथ तावन करें, ताकि हम लोगों के साथ वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। जुल्फकार साहब ने तो अपने लेवल पे बड़ी मेहनत की है और ये चीज़ों को समझते हैं। जब तक हम लोग सही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उस प्रोडक्ट के पूरी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वैल्यू चेन है उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल का तयन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि नए ऑर्चर्ड लगाने से पहले अपनी जमीनों के का तखमीना, जो नर्सरी प्लांट्स हैं और जो जो वैरायटी आप लोग लगा रहे हैं, ताकि ये बागात का जो प्लान है बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान होता है। इसके अंदर एक आज की गलती अगले 10-15 साल की गलती कंसिडर होती है। तो इसलिए नए बागात में खास तौर पे जाने के लिए आप लोग अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें, अच्छी नर्सरीज का इंतखाब करें, अच्छे जोन्स का इंतखाब करें, और फिर इंशाल्लाह एक दिन हम लोग एक्सपोर्ट में अपनी जगह बना लेंगे। अभी तो हमारी प्रोडक्शन 8-10 हजार टन से ज्यादा शायद जो जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक नहीं है। तो और जो हमारी एक्सपोर्टेबल जो वहाँ पे रजिस्टर्ड बागात हैं उसके अंदर एक्सपोर्टेबल, जो हमने पिछले दिनों एक मीटिंग की है जीपी के स्टेक होल्डर्स के साथ, वो हमें पता चला है कि 100 टन से ज्यादा हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं है चाइना के लिए। तो हमने इसको बढ़ाना है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोड्यूस तो चाइना जाए, और इस साल की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी बेसिस पे हम अगले साल की बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। आप लोगों के ताउन का हमें जरूरत होगी, आप लोगों ने ही इसको प्रोड्यूस करना है, आप लोगों ने ही कोशिश करनी है। हमारी सपोर्ट, हम लोग आप लोगों को जो कंसर्न इदारे हैं, रिसर्च हो गया, एकेडेमिया हो गया, या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ भी हम आपको इंटरेक्ट कराने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा विल पावर अपनी शो करवाएं और कोशिश करें कि हम लोग इस प्रोड्यूस की एक्सपोर्ट को सक्सेसफुली कर लें इस साल।
आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये आज का जो इवेंट है इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप थोड़ी देर बाद हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करिएगा, आपको उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट पे चली जाएगी। आप लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर हो चुकी हुई हैं। हम आपको अपने जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, उसके अंदर भी ऐड करते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो यू आर मोर देन वेलकम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड जो प्रोसीजरल रिलेटेड मामला हैं, जो प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, जो कंप्लाइंस रिलेटेड चाइना के खास तौर पे जो मामला हैं, उसके ऊपर हम आपको गाइड करेंगे। और डीपीपी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, हमारा कंसर्न स्टेक होल्डर है। वो हमारे साथ हर जगह पे उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। अगर उन डीपीपी से आपको कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप तब भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस यही कंक्लूसिव रिमार्क्स थे। रहील साहब, आप कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं तो करें। अपना इस बात सर शुक्रिया अदा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया खाबर साहब। तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। मैंने जैसे चैट बॉक्स में लिखा भी है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, मार रोड में 34 दीवाल, पेशावर कैंट। जैस पॉइंट के साथ ही हमारा ऑफिस है जी, चंद दिन हुए खुला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आमिर साहब, खास तौर पर आपसे मुखातिब हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितने आप हमारे पास वसाइल हैं यहाँ पे, उसके मुताबिक मैं मुख्तलिफ अदारों को, लोगों को विजिट कर रहा हूँ। आप में से जिस किसी का भी कभी माल पे आना हो तो प्लीज़ हमारा ऑफिस विजिट कीजिए। और जहाँ कहीं आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम हाजिर हैं, हम आपके लिए इधर आके बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू जी, थैंक यू। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।